साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबकी कॉमन क्वेरी आती है कि पत्नी झूठी रिपोर्ट देती है थाने के ऊपर, तो हम क्या करें, वहाँ पर हमारे अधिकार क्या हैं और कैसे हम इनिशियल स्टेज पर या इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर अपने राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। साथियों जानकारियाँ तो मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, बट एक आप वादा करो कि जो भी जानकारियाँ मैं देता हूँ उस पर आप लड़ा करो। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके राइट्स जो है वो अफेक्ट होंगे। आपके राइट्स अगर ख़त्म होंगे, उनका कोई शोषण करेगा, तो कोई भी आदमी आपके आंखों में बहते हुए आंसू पहुँचने के लिए नहीं आएगा। आपकी अपनी परेशानी है, आप अपने आप फेस करो। बट बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, हमारा जो माइंड सेटअप है वो ख़राब है। हम सोचते हैं कि पत्नी के खिलाफ हम केस लड़ रहे हैं तो ये निपट जाएगा 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन में, पर ऐसा गलत कंसेप्ट है आपका। जब हम लड़ने बैठते हैं तो वहाँ आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपके अधिकार कानून में है वो क्या है और किस प्रकार वाइफ ने अफेक्ट किए हैं, और जो अफेक्ट किए हैं उन्हें हम कैसे क्योर कर सकते हैं। जो डैमेज आपको कॉज किया है उसका रिपेयर कानून में क्या है, उसकी रेमेडी कानून में क्या है, तभी हम एफिशिएंटली लड़ पाएंगे। अदरवाइज लड़ने का मतलब नहीं है। पंचायती ज्ञान लेने से, उस पर अमल करने से सफलता नहीं मिलती है। कानून की जानकारी, कानून आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो प्रोविज़न क्या है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये समझ जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, तभी आप लड़ पाओगे। अदरवाइज़ मतलब नहीं है। ये वैसे ही है जैसे आप किसी शादी में जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, तो हम लोग पहले प्रिपरेशंस करते हैं कि हमें कितने दिन के लिए जाना है, कितना कपड़ा रखने हैं, कहाँ हम स्टे करेंगे, कैसे हम जाएंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं तो क्या होगा, सब कुछ प्रोग्राम जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो कहने की बात है कि जब हम कोर्ट केस को लड़ते हैं तो पहले ये प्लान कर लो कि चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े हम जाएंगे, पर इस लड़की को हम जो है सबक सिखा के रहेंगे। इसको हम नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हम सच्चे हैं और इसने हमारे पे जो है झूठे आरोप लगाए हैं। अब सही समय है लड़ने का। अगर आपको लगता है हम लड़ नहीं पाएंगे, मतलब नहीं है जी, वकील जो है पैसा ले लेंगे, कुछ नहीं रखा है, तो अल्टीमेटली लड़ना नहीं चाहिए। आपको लड़ना तब चाहिए जब आप में खुद में कॉन्फिडेंस हो, आप में क्लेवरनेस हो और लड़ने की जो है आप में शक्ति हो। साथियों एक बात मैं यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ कि बंदर के सामने 2 ऑप्शन है, एक तो है केले और दूसरा है पैसा, पर उठाएगा वो हमेशा केले। वो पैसे नहीं उठाएगा क्योंकि उसका सारा का सारा मोह जो है वो फंसा हुआ है केले के अंदर। और उसको इस बात की जानकारी अगर होती कि पैसे से केले और भी खरीद सकते हैं तो निश्चित तौर पर पैसे उठाता, पर उसका सारा का सारा फोकस जो है वो फंसा हुआ है केले के ऊपर, तो उसने सिर्फ और सिर्फ जो है केला उठाया। तो वैसे ही लाइफ जो है हमारी हो चुकी है कि हम पत्नी लेके आ रहे हैं, हमारा दिमाग जो है कन्फाइंड है सेक्स के अंदर कि यार मज़ा आ गया, अब तो बिल्कुल मज़े लेंगे अपन। तो गलत चीज़। साथियों एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि वो लड़की है, उसका शरीर जो है संभोग के लिए है। वो आपको अगर पत्नी सुख दे रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसके शरीर को आप यौवन के काम में लेकर उसका समस्त जीवन जो है बर्बाद कर देंगे। वो आपकी गृहिणी है, इज़्ज़त के योग्य है, पर वो इज़्ज़त तब तक है जब तक वो अपनी सीमाओं में है, मर्यादाओं में है और घर की 4 दीवारी में रहकर परिवार को आगे बढ़ाने और संयमता से आपका साथ निभाने की बात करती है। पर जिस दिन वो घर छोड़कर वकील के दफ्तर में जाती है या किसी थाने कचहरी में जाती है, तो उस दिन से वो आपके लिए मर गई है। ये बात मान के चलना। अब किसी भी रूप में ऐसी पत्नी साथ रखे जाने योग्य नहीं है, माफ़ी की योग्य नहीं है। जज कितना ही कहे कि भाई इसको माफ़ कर दो, भाई क्यों माफ़ कर दूँ, पत्नी मेरी है, मुझे मालूम है भाई क्या करना है क्या नहीं करना। और ये इतनी बड़ी एडवाइस करते रहते हैं, इनको खुद नहीं पता कि इन रियल घर में क्या घट रहा है। आज वो पत्नी घर में तांडव कर रही है, आपका जीवन आराम कर रही है, आपसे गाली गलौज कर रही है, आपके घरवालों में गालियाँ बक रही है। तो क्या ऐसी लड़की के साथ रह पाओगे? रिजेंबल करो अपने घर की स्थिति को, रह पाओगे? नहीं रह पाओगे ना। जज के बोलने से क्या होगा, पड़ोसी के बोलने से क्या होगा, पंडित के बोलने से क्या होगा। लोग तो आएंगे, राय देंगे, पर आपको अपनी बुद्धि लगानी है, आपको अपना दिमाग है कि क्या आपके लिए बेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि माफ़ तब किया रहता है कि जब कोई कृत्य माफ़ी के लायक हो। जब आप थाने कचहरी पहुंच गए, आप पर आरोप लग गए, आपकी इज्जत की ऐसी की तैसी हो गई, और उसके बाद ऐसी लड़की को माफ़ करना कदापि नहीं। यह अधर्मी स्त्री है, कुल का नाश करने वाली है, कुल कंटिका है। इसको माफ़ करना वैसा ही है कि जैसे आप स्वयं अपने हाथ से अपने कुल का विनाश करने जा रहे हो। साथियों इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि कानून पढ़ो, लिटरेट रहो और आपके अधिकार जो है कानून में पहचानो, ताकि आपको कोई दिक्कत जो है वहाँ पर नहीं रहे। साथियों मूलतः अपन आप वापस से जो है टॉपिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि पत्नी जो है अगर फॉल्स केस करे, फॉल्स रिपोर्ट दे, तो वहाँ पर क्या करना है, कानून में हमारे राइट्स क्या है। तो ये मूड क्वेश्चन है आज के डिस्कस का। तो साथियों इसको मैं समझाऊंगा बाय द वे ऑफ प्रेजेंटेशन। एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, एक एक बात को नोट करते हुए चलिए, ताकि सीक्वेंस जो है वो मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। साथियों जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था कि अगर वाइफ फॉल्स कंप्लेंट करे तो वहाँ पर क्या करें, कानून में आपके अधिकार क्या क्या है, ये आपको समझने पड़ेंगे। क्लियर है? देखो वाइफ जब भी करती है फॉल्स कंप्लेंट, तो सबसे पहले वो जाएगी वकील के पास में।
और एडवोकेट जो है इसको एक कंप्लेंट रेडी करके देगा और ये 90% मैटर में होता है। उसमें जो उसकी स्टोरी होती है उसको किया जाता है मैनिपुलेट, और उसमें लॉ के जो एलिमेंट है उसको ऐड किया रहता है और एक एग्जीक्यूटेबल मॉडल जो है वो तैयार किया रहता है। चूँकि मामला जो है लड़की का है तो वहाँ पर थाना भी जो है वो सेंसिटिव रहता है। उनको रहता है कि भाई लड़की के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है, इसके साथ जो है दहेज की मांग की गई है, इसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया है, और वो कंसर्न थानेदार भी बिना किसी इंक्वायरी के उस फर्जी कंप्लेंट पर जो है आगे प्रोसीड करता है। जबकि एक बेसिक गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है ललिता कुमारी बनाम स्टेट ऑफ यूपी में कि इस पर संबंधित थानाधिकारी को या आईओ को या कंसर्न इंक्वायरी ऑफिसर को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करनी है। बट ये बेईमान किसी भी रूप में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को होल्ड करना पसंद नहीं करते हैं। बस वो आई रिपोर्ट पर जो है आगे प्रोसीड करे, और सबसे पहले इनको एक ही काम ध्यान में आता है कि फ़ोन हाथ में लिया कि भाई तू बोल रहा है, हाँ जी बोल रहा हूँ, तू थाने पे आ जा। भाई क्यों आ जाऊँ? कि भाई तेरी बीवी ने जो है रिपोर्ट दी है। ऐसा ही होता है, रिजेंबल करो अपनी गाड़ियों को। आप ज़रा सोचो कि आपसे अबे तबे कर रहे हैं, क्या आप इनके बाप के नौकर हो? बहुत मोटी मोटी बात मैं कह रहा हूँ, पर बात कड़क है, पर बात आपको सुननी होगी, क्योंकि ये आपके अधिकारों से जुड़ी हुई बात है। ये आपसे अबे तबे करते हैं, इनह्यूमन भी जो है बिहेवियर करते हैं। क्या जस्टिफाइड है? आंसर इज़ नो। देखो सुप्रीम क्या है? संविधान, और संविधान सुप्रीम जो है वो है पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल है और ऑफ द पीपल है। तो कहने की बात यह है कि जब हम संविधान के जो है रचयिता हैं, संविधान की गवर्नेंस जो है हमसे होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल 21 संविधान का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो ये कहता है कि आपकी राइट टू लाइफ और लिबर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज़ जो है नहीं छीन सकता। और जब तक आप आरोपी साबित नहीं होते या साबित हो भी रहते हैं, दोनों बातें मैं देख रहा हूँ, तब तक या उसके बावजूद अगर आपको आरोपी साबित कर भी दिया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंस में भी आपके विरुद्ध कोई भी डिफेमेटरी वर्ड ये लोग जो है यूज़ नहीं कर सकते। दे आर द पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहता हुआ आ रहा हूँ कि CCA रूल्स, CCS रूल्स पर पढ़ाई करो, कमांड करो। आपसे बदतमीजी करें को नोटिस हो ना, कोई ट्रबल नहीं है, और चुप बैठ जाओगे ना तो आपका ये फ़ायदा उठाएंगे। एक बात मैं कह दूँ कि मेहनत करो, शक्तिशाली बनो। बलि जो है वो बकरे की होती है, चाहे बकरा कितना भी सॉफ्ट हो, कितना ही अच्छे तरीके से मैं करे, पर उसके बाद भी क्या होगा? वो कटेगा, क्योंकि जो काटने वाले हैं उनको कोई भी कंसर्न उससे नहीं है, उनको तो बस लफ्ज़ उठाना है उस बकरे का। तो कहने की बात यह है कि आप बकरे मत बनो, शेर बनो और दहाड़ मारो, और इनको बता दो भैया अगर हमको छेड़ दिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। बेसिकली क्या है, ये लोग पब्लिक सर्वेंट है, ये आपको जो है ध्यान में रखना है। इन पर भी CCA रूल्स, CCS रूल्स जो है लागू हैं, और ये आपसे बदतमीजी करें तो उनको बता दो भैया नियम जो है हम भी जानते हैं, घबराने का आपको नहीं है। और दूसरी बात, किसी भी व्यक्ति को फ़ोन करके बदतमीजी करके थाने पर नहीं बुलाया जा सकता, ये बेसिक प्रोटोकॉल है। पर आप लोग बोलते नहीं हो, जिसका फ़ायदा जो है ये लोग उठाते हैं। मैं कई बार मेरे क्लाइंट से कहता हूँ, और उन्होंने करके देखा इस चीज़ को, कि आप नोटिस दो कि आपने हमसे अबे तबे करी, हमको गलत सलत शब्दों से पुकार कर या हमें एड्रेस करके थाने में बुलाने की जो है कोशिश करी है। मैं क्यों ना आपके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई करूँ, हालत ख़राब हो रहती है। हम लोग नहीं बोलेंगे, ये लोग फ़ायदा उठाएंगे। और हमेशा मैं कह दूँ आपको बात ये कि जो बलि है वो बकरे की होती है, शेर की नहीं। अगर आप बकरा बन गए इनका तो आपको हलाल करेंगे और ये बकरा जो है सब में बटेगा। पर अगर आप शेर बन गए और आपने दहाड़ मारी तो इनकी हिम्मत नहीं है कि आपको हाथ लगा दें। साथियों, गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बात कही है कि चिड़िया नाल बाज लड़ावा तबे गोविंद सिंह नाम कमावा। तो आसान नहीं है, क्योंकि सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है प्रैक्टिकली। पर अगर चिड़िया डिटर्मिन कर ले कि मुझे लड़ना है तो वो बात से भी लड़ सकती है, ये डिटर्मिनेशन है। तो वो डिटर्मिनेशन जो है आपको लेके आना पड़ेगा। क्लियर हो गया? दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर पुलिस इस रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो कई बार ये बिफोर मजिस्ट्रेट जाते हैं 156 दिन के अंदर, और वहाँ से जो है ये FIR की जो है कार्रवाई कराते हैं। पर यहाँ पर आपको मैं एक बाईपास दे रहा हूँ, बहुत अच्छा बाईपास, और ये कई केसों में हमने जो है इसको किया है और बहुत अच्छा इसके रिजल्ट जो है दिखे हैं। क्या बाईपास है? आपको एक सेक्शन याद रखना, 210 CRPC। अगर आपकी जानकारी में फैट है कि आपकी वाइफ ने कंप्लेंट दाखिल कर दी है कोर्ट में, तो आप बिफोर मजिस्ट्रेट जाओ, एक अर्जी बनाओ, और अर्जी में सारे फैक्ट्स को लिख के, जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबमिशंस, आप अपनी बात को लिख के रख दो, विद एविडेंस जो है कोर्ट में सौंप दो। अब बिफोर मजिस्ट्रेट जो है एक फैक्ट आ चुका है कि ये जो कंसर्न अक्यूज है उसके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। हालांकि उन्हें कंसिडर करने के लिए बाउंड नहीं है, बट कंसिडर क्यों नहीं किया जाए ऑर्डर करने से पहले, उस पर क्यों नहीं प्राइमरी पूछताछ भी की जाए वाइफ से, ये स्टेप जो है मजिस्ट्रेट अवॉइड नहीं कर सकता। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पर है तो एवरीथिंग इज़ क्लियर दैट कि वाइफ ने जो है मैनिपुलेशंस किए हैं, और ये बात जो है मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म की गई। इसके बाद में मजिस्ट्रेट जो है इसे कंसिडर करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे कई जजमेंट हैं जिसमें ये स्पष्ट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं कर सकती। अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल पे आ रहे हैं
भले प्रोस्पेक्टिव अक्यूज जो है रिकॉर्ड पे लेके आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड पर रखें और उसे कंसिडर करना कहीं भी वर्जित नहीं है। इसमें 2 लॉ हैं, एक तो है हरेंद्र का, ये है 2011 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, और दूसरा है जीनियो वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी, ये है लॉ 11/4/2016 का ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का। क्लियर हो गया आपको। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि पुलिस ने बुला लिया, अब सारी प्रक्रिया हो गई है, घबराओ मत। सबसे पहले तो एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करते हुए चलो। इसके बाद जो भी एफआईआर है उसकी कॉपी आपको मिल जाएगी ऑनलाइन नहीं मिलती है तो जरिए वकील जो है आप कंसर्न कोर्ट से प्राप्त कर लो। और अगर एफआईआर नहीं कटी है और उसने आपको पहले ही सम्मन कर लिया तो आप रिपोर्ट पढ़ सकते हो, आपका अधिकार है। रिपोर्ट नहीं देता है आरटीआई लगाओ, फिर नोटिस हो कि मुझे रिपोर्ट पढ़ाई जाए ताकि मैं रिपोर्ट पढ़ के जो है उत्तर दे सकूं। आपको इसलिए करना है, आपको ये शो करना है कि फ्रॉम द इंसेप्शन ही इज़ बायस्ड। वो केवल इस दिशा में जांच कर रहा है कि ये इनके प्रकरण जो है लड़की को मैं जितवा दूँ एक ऐसे फर्जी केस में जो केस स्टैंड नहीं करता है। तो कुल मिला के अगर आपके संज्ञान में फैक्ट है कि वाइफ ने क्या कंटेंट लिखे हैं उसका प्रॉपर रिप्लाई फाइल कर सकते हो तो फाइल करो, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन या मेमोरेंडम। ये आप खुद से या जरिए एडवोकेट जो है फाइल कर सकते हो, ये जरूरी है, इससे इम्यूनिटी जो है बनती है। अगर एफआईआर भी है तब भी ये सेम प्रोसीजर रहेगा। इसके अलावा एक अलग से अर्जी दाखिल करो 182 आईपीसी में कार्रवाई की, और ये निवेदन जो है पुलिस से करो कि मामला जो है झूठा है, इसकी हम एविडेंस दे रहे हैं, इस पर 182 में कार्रवाई की जाए। कई बार ऐसा होता है कि एफआईआर में 6 या 7 नाम होते हैं और केवल एक ही नाम रहता है हस्बैंड का, बाकी नाम जो है ड्रॉप हो रहते हैं। तो इसका मतलब है कि उनकी हद तक कार्रवाई झूठी पाई गई और उनकी हद तक फैक्ट जो है झूठे दिए गए। तो वो लोग भी अगर 182 में अलग अलग रिपोर्टें पेश कर रहे हैं देन इट वुड बी क्लेरिफाई दैट कि ये लड़की जिसने झूठे फैक्ट बताए हैं पुलिस ने जांच में माना है, तो उनकी हद तक 182 का इस्तगासा जो है पेश करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएट करते हुए। ये आपको बेसिक प्रोटोकॉल जो है मैं स्पेसिफिक कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं 182 क्या बोलता है। 182 क्या बोलता है कि फॉल्स इंफॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू इंजर अनदर पर्सन हुएवर गिव्स, कि जो कोई भी पब्लिक सर्वेंट को ऐसी सूचना देगा जिसको वो जानता है या जानने का विशेष कारण है, विश्वास करने का कारण है कि ये सूचना जो है वो फॉल्स है और इंटेंट करता है कि वो अपनी लॉफुल अथॉरिटी को यूज़ करे, तो इस सिनेरियो में उसके विरुद्ध 182 आईपीसी में कार्रवाई की जो है ग्राउंड बनते हैं। अब वो स्थितियाँ कैसे होंगी? टू डू कि वो करे, और ओमिट टू डू एनीथिंग विच सच पब्लिक सर्वेंट और नॉट टू डू वो नहीं करता, और ओमिट इफ़ द ट्रू स्टेट ऑफ फैक्ट्स रेस्पेक्टिंग विच सच इन्फॉर्मेशन इज गिवन वर नोन बाय हिम। अगर वो सूचना, उसकी जानकारी में होती है कि सूचना जो है झूठी है तो वो विशेषता उस पर कार्रवाई नहीं करता, पर वो सारी बातें छुपा के मैनिपुलेशंस करते हुए जो प्रोसीड किया गया तो इट इज़ इंडिकेटिव दैट कि ये सूचना जो है फॉल्स है और जानबूझ के जो है दी गई है ताकि पब्लिक सर्वेंट अपनी लॉफुल अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हुए किसी व्यक्ति को जो है हार्म पहुंचाए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टू यूज़ द लॉफुल पावर ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट टू द इंजरी और अनॉयंस ऑफ एनी पर्सन, कि उसकी पावर का मिसयूज़ करते हुए किसी को आपने इंजरी पहुंचाई तो इस सिनेरियो में ये पनिशेबल है विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ और विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज़ और विद बोथ। क्लियर है? तो कुल मिला के यहाँ पर हमको 3 बातें जो है अब क्लियर हो चुकी हैं, जिसको हम वापस से अब रिकॉल कर लेते हैं कि अगर वाइफ जा रही है पुलिस के पास, कोई रिपोर्ट लिख के दे रही है, या मजिस्ट्रेट के पास जा रही है, कोई रिपोर्ट लिख के दे रही है, और इंसेप्शन में सारी बात आपके संज्ञान में आ चुकी है, जस्ट फाइल द रिप्रेजेंटेशन। अगर उन्होंने एफआईआर काट दी है तो सेम स्टेज ये रहेगा कि जस्ट फाइल द रिप्रेजेंटेशन, और कम से कम उनको ये कह दो कि भैया हमारी जो लिमिट्स हैं हम जानते हैं, आपके लिमिट्स जो है आप कन्फाइन करते हुए चलो। कहने की बात है कि चाहे कोई भी हो, कोई भी मीन्स कोई भी, वो अपने पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। अगर करता है दिक्कत उसके लिए भी है। तो जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं तो इनकी ड्यूटी है कि पहले उस पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होल्ड करें। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं अपने बचाव में तो उसको भी कंसीडर करना है। कई बार ऐसा था कि आप लोग ज्ञापन देते हो, ये अथॉरिटीज़ जो है कंसीडर नहीं करती है, तो उस कंडीशन में 482 सीआरपीसी में हाईकोर्ट चले जाओ और ये ज्ञापन कंसीडर करते हुए जांच हो, ये ऑर्डर लेकर आओ। उसका बेनिफिट क्या है कि अगर वो जांच के बिंदु कंसीडर नहीं हुए या जांच के बिंदु पर वर्कआउट नहीं हुआ तो अल्टीमेटली इट विल शो दैट कि अनफेयर इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एक तरफा जो है जांच हुई है, और अल्टीमेटली उसका फ़ायदा जो है आपको मिल जाएगा बाद में जाके। क्योंकि जब आईओ कोर्ट में खड़ा होता है और आपसे प्रश्न पूछ रहे होते हो तो उसको फाइल का आता पता नहीं होता है, क्योंकि अधिकांश केसेस में फाइल जो है वो तैयार करता है एलसी। तो इसलिए आपको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी को किसी में इंटरेस्ट नहीं है। जितना आप समझते हो कि पुलिस वाले आपके साथ जो है न्याय कर देंगे, ऐसा बहुत ही कम होता है। लड़की जो है झूठे आंसू होती है, मगरमच्छ के आंसू होती है, उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स हैं, उसको वेरीफाई किए बगैर आपको तलब कर लेते हैं, फिर आप पर दबाव बनाते हैं, आपको हैरेस करते हैं। घबराओ मत, आप मेमोरेंडम लिखो, इसका प्रॉपर जवाब लिखो, सारे लॉ पॉइंट्स को लिखो, इसके अलावा आपके एडिशनल पॉइंट्स क्या हैं, आपका स्टैंड क्या है उसको लिखो, और इसके अलावा
ये आपको हैरेस नहीं कर सकते, उसमें आपके राइट्स क्या है उसको लिखो, और संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने में जाकर सारी बातों को खुलासा कर दो कि हम थाने बुलाते हैं, परेशान करते हैं, दबाव बनाते हैं, 41A CRPC का नोटिस नहीं देते हैं, अरेस्ट करने की बात कहते हैं, तो हम कहाँ जाएँ। और मजिस्ट्रेट का भी दायित्व है कि ऐसी इन्वेस्टिगेशंस पर कंट्रोल करें। और 2016 का बेसिक लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यह स्पष्ट है कि अगर इन्वेस्टिगेशन अनफेयर है या प्रॉपर नहीं हो रही है तो अक्यूज अपना ग्रीवेंसेस जो है वो रेज कर सकता है। फेयर इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट ओनली फॉर द अक्यूज बट ऑल्सो फॉर द विक्टिम। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल जो है बना हुआ है कानून में, तो उसको हमको यूटिलाइज करना है और उसके अनुसरण में जो है हमको आगे बढ़ना है, ताकि हमारे राइट जो हैं ये अफेक्ट नहीं कर पाएँ। और अगर अफेक्ट करने जा रहे हैं तो इनको ये मालूम पड़ जाए कि जिससे हम लड़ रहे हैं वो शेर का बच्चा है, वो बकरा नहीं कि जिसको हम काट के हलाल कर देंगे। तो कहने की बात है कि इनका फोकस तो क्या रहता है कि रिकवरीज मैक्सिमम कराई जाए, पैसा निकाला जाए लड़के की जेब से कि लड़का हैरेस हो। और आपका ध्येय क्या है, आपका टारगेट क्या है कि कानून से जो है लड़ा जाए। अगर आप कानून से लड़ रहे हो, आपके दाव पे स्ट्रांग है और आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, मुंह जबानी नहीं डॉक्यूमेंटेशन, तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा भी जो है आपको मिल जाएगा। निश्चित तौर पर आपकी जो लड़ाइयाँ हैं वो सार्थक भी होंगी ही होंगी। तो साथियों, आज का टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हद तक इसने हमको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें कि अगर गलत रिपोर्ट कर रही है वाइफ तो उसका बेसिक प्रोटोकॉल क्या होता है, वो कहाँ जा सकती है और हम कैसे उसका पीछा करते हुए एक अच्छी राह जो है वो कानून में प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना। साथियों, ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।